हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं दिग्विजय आपका अपने यूट्यूब चैनल जियो क्लासिक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था आपसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में। आज चूंकि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है ना, और आज बारी भी है तीसरे नदी तंत्र की, सिंधु नदी तंत्र। आपको मालूम होगा यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा और बहुत ही महत्वपूर्ण व रुचिकर सवाल यहाँ से उठते हैं प्रत्येक परीक्षाओं में, चाहे परीक्षा वो किसी भी स्तर की हो, हर स्तर में यहाँ से सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं। और अब जो आपकी पूर्ववर्ती परीक्षाएं रही हैं, आपने देखा है, उनके अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ के प्रीवियस पेपर्स, प्रीवियस जो आपके नोट्स हैं उनको आप देखिए, आपको वहाँ पे सवाल मिलेंगे। या प्रीवियस पेपर्स की बुक भी आती है मार्केटों में, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं। चाहे गंगा नदी तंत्र हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो, चाहे आपका सिंधु नदी तंत्र हो, या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हो। तो आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र डिस्कस कर लेंगे। इससे हमारी उत्तर भारत की जो नदियां हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी और फिर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। तो आप लोग उसके लिए इंतजार करें। पहले जो आज है, आज की बात कर लेते हैं। आज की बात क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नगमा पेश हो जाए आपके सामने। मेरा प्रतिमान आंसू में भिगो कर गढ़ लिया होता, अकिंचन पांव तब आगे तुम्हारा बढ़ लिया होता। मेरी आंखों में भी अंकित समर्पण की ऋचाएं थी, उन्हें कुछ अर्थ मिल जाता जो तुमने पढ़ लिया होता। नमस्कार, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके, सिंधु नदी तंत्र। अब मैं जो कुछ बोलूंगा आप उसको नोट डाउन करते रहिए, अपनी कॉपी में बाकायदा लिखना है। ठीक, बोल रहा हूं, लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए सिंधु नदी तंत्र। आपको पता होगा सिंधु नदी तंत्र, आप पहले लिखेंगे सिंधु नदी तंत्र, यह हिमालय की पूर्ववर्ती नदियों का एक तंत्र है। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, पहली बात। दूसरी बात, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। गंगा नदी हालांकि ये भारत की ही नदी है, मतलब गंगा भारत से ही है, लेकिन जो सिंधु नदी तंत्र है और सिंधु नदी तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु है। और ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र भी आपकी पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? पूर्ववर्ती नदियां वे नदियां जो हिमालय के उत्थान से पहले बह रही हैं, पहले से ही बह रही हैं। क्यों? हिमालय की उत्पत्ति अभी कितने साल हुए हैं? जाहिर सी बात है, तेथिस सागर जब आपका था, तेथिस सागर पहले था, तेथिस सागर जब बंद हुआ उसी के बाद से ही तो हिमालय है। लेकिन ये नदियां जो हैं ये हिमालय के पूर्व में, हिमालय तो यहां तक है, इसके पीछे ये मानसरोवर झील के पास 3-4 जगह हैं जो आपकी 2-3 जगह यहीं पर पाई जाती रही हैं और ये आदिकाल से बहती चली आ रही हैं। इस वजह से ये अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। अंतरराष्ट्रीय नदियां क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक या दो देशों में नहीं, ये 3-3 देशों में बहती हैं। कौन कौन सी? ऊपर 3 नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरी सिंधु नदी, तीसरी आपकी सतलज नदी। ठीक, आज हम लोग ब्रह्मपुत्र को तो पढ़ ही चुके हैं पीछे, आज सतलज और सिंधु के बारे में बात करेंगे। सिंधु नदी तंत्र में सतलज भी समाहित है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं तो सिंधु के बारे में। तो आगे का पॉइंट आप लिखोगे, सिंधु नदी तंत्र जो है ये सिंधु इसकी मुख्य सहायक नदी है। सिंधु नदी तंत्र में 5 इसकी और महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि सहायक हैं। कौन कौन सी हैं? झेलम, नंबर 2 चिनाब, नंबर 3 रावी, नंबर 4 ब्यास
और नंबर 5 सतलज। ठीक, मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, आप लिख लीजिए झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये पांचों नदियां जो हैं सिंधु नदी तंत्र के बाएं तट पर मिलने वाली पंच नदी इनको कहते हैं, या पंचनद है एक हिसाब की, इन्हीं को पंचनद कहते हैं, पंचनद। ये पंजाब से होकर बहती है, इसलिए इनको पंचनद कहा जाता है। और पंजाब चूंकि ये पांचों नदियां पंजाब से होकर जाती हैं, इसीलिए वहां पर पंजाब का अर्थ ही होता है 5 नदियों का समूह। वहां से बहती है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आप मैप में देख सकते हैं। अभी मैं एक एक करके डिस्क्राइब करता हूं। आगे की बात यह है कि सिंधु नदी जो है, सिंधु हिमालय के उत्थान से पूर्व बह रही है, अर्थात हिमालय के निर्माण से पूर्ववर्ती नदी है। बात समझ आ गई? ठीक है। दूसरी बात, सिंधु नदी तंत्र जो है ये हिमालय, चूंकि 33 सागर बाद में बंद हुआ, जब अवसाद वगैरह जमा हुआ, नदियों के द्वारा अवसाद लाया गया, जमा हो गया, जिसको 33 भूसंतृति कहते हैं। ये हमने पीछे पढ़ाया है, आप पीछे पढ़ सकते हो, हिमालय का उत्थान। उसके बाद आप जब देखोगे सिंधु नदी बढ़ती जाती है और यहाँ पर जब भारत में प्रवेश करती है, इसके बाद गिलगिट के समीप बहते हुए, क्योंकि ये आज से नहीं बह रही, ये हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही। फिर क्या हुआ, हिमालय का निर्माण होता गया, लेकिन इन्होंने, ये जिद्दी थी, समझ रहे हैं, ऑब्स्टिनेट थी, मतलब एक जगह पे ऑर्थोडॉक्स। ये अपनी न जगह छोड़ी, न बहने का रास्ता छोड़ा, ये जगह को अपनी जगह पे बहती रही। हिमालय ऊपर उठता रहा, लेकिन ये जगह नहीं छोड़ रही नीचे की। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, ये अपनी घाटी को गहरा करती रही, और एक ऐसा समय आया कि इन्होंने एक बहुत बड़ा कैनियन बना दिया, गार्ज बना दिया, जिसको अंग्रेजी में जॉर्ज कहते हैं। तो सिंधु नदी ने भारत में गिलगिट के समीप, पाकिस्तान सीमा पर, गिलगिट बाल्टिस्तान के समीप, यहां पर एक गार्ज बना दिया है। इसी गार्ज का नाम क्या होता है, सिंधु गार्ज। मैं यहां पे नाम लिखता हूं इसका, ये क्या है, ये है आपका सिंधु गार्ज। सिंधु गार्ज, गार्ज कैसी होती है, एक आई आकार की घाटी होती है, कुछ यूं आई आकार की घाटी हो जाती है, ये गहरी हो जाती है। हालांकि ये मैंने उल्टा बना दिया, घाटी ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये वाला, ये गहरापन, ये इसकी क्या है, ये इसकी डेप्थ है, डेप्थ मतलब गहराई, ये नहीं, ठीक। तो गहराई है, ये ऐसा ही गार्ज बन गया। इस गार्ज में नीचे बहती रही, ऊपर से नहीं दिखती है। उसके बाद फिर नीचे निकलने के बाद ये सीधे मुड़ जाती है दक्षिण की तरफ और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कहां पे, गिलगिट, ये जगह है यहां पर, गिलगिट से पाकिस्तान देश में इंटर कर जाती है। बात समझ आ गई? तो सिंधु नदी की बात तो ये रही। फिर सिंधु नदी, अब जब आपने देखा सिंधु नदी का, तो अब सिंधु नदी के बारे में हम लोग, और 5 नदियां इसकी सहायक हैं। कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों इसकी सहायक हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए सिंधु नदी तंत्र पहले डाल दीजिए, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र डाल दीजिए, हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सिंधु नदी तंत्र जो है आपका, सिंधु नदी तंत्र आप लिखते जाइए। सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी सिंधु है। सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी सिंधु है। सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। ये हो गया आपका। झेलम नदी जो है एकमात्र नदी है जो जम्मू कश्मीर से बहती है और सिंधु की सहायक है। यानी जम्मू कश्मीर से बहने वाली सिंधु की सहायक नदियां कितनी हैं, एक है झेलम, लिख लिया आपने, ठीक है। फिर इसके बाद रावी और ब्यास और चिनाब, झेलम के बाद चिनाब, रावी, ब्यास। चिनाब, रावी, ब्यास, ये 3 नदियां हैं,
ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और ये तीनों ही सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये बात आपने लिख ली। ठीक, आगे लिखिए। जो आपकी व्यास नदी है, व्यास नदी डायरेक्ट सिंधु की सहायक नहीं है, ये दो की सहायक बन गई। ये मेन रूप से अगर देखा जाए तो ये सतलज की सहायक बन गई। क्यों? सतलज नदी जो आ रही है आपकी यहां से सबसे नीचे से राकस्थाल से होते हुए, अभी बताते हैं। सतलज नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी से पंजाब प्रांत के हरिके बैराज जहां पर बना है, या कपूरथला जगह आप जानते होंगे, कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान से मिल जाती है कौन सी नदी? व्यास नदी सतलज में मिल जाती है। और उसके बाद सतलज नदी जो कि भारत के दो राज्यों से बहते हुए जा रही है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से, ये आगे जाकर के कहां अपना जल लेकर के, और साथ में और भी 4 नदियां जो पीछे की रही हैं, कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सबका जल लेकर के सतलज अकेले जाती है और पाकिस्तान के मिठानकोट जगह पर, वहां पर सिंधु से बाएं तट पर मिल जाती है। समझ गए बात? आप पूरी बात लिख चुके? ठीक है, अगर छूट गया है तो आप पीछे पॉज करके जाइए, लिख लीजिए। अब आगे डाल दीजिए नदियां और उनका उद्गम स्थल। तो मैं पहले सिंधु का लिखा देता हूं। लिखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल। एक तरफ आप नदी लिखोगे, एक तरफ आप नदी लिख लीजिए या रिवर लिख लीजिए, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे उद्गम या ओरिजिन। तो आप पहला लिखेंगे सिंधु। सिंधु नदी का ओरिजिन क्या है? सिंधु नदी का ओरिजिन जो है आपका, कहीं कहीं कुछ कुछ मिल जाता है। कहीं मिलता है सिन का बाब ग्लेशियर। मैं लिखता हूं, सारे नाम लिखता हूं, जो जो भी है, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। कहीं कहीं आपको मिलेगा सिन का बाब, सिन का बाब ग्लेशियर से। कहीं आपको मिल जाता है कौन सा? ये आप देख पा रहे हो, बोखर चू ग्लेशियर। मैं नाम लिख दूं, बोखर चू, बोखर चू ग्लेशियर। ये सब ग्लेशियर हैं। सिन का बाब ग्लेशियर, बोखर चू ग्लेशियर। कहीं कहीं लिखा रहेगा चेमा युंग दुंग ग्लेशियर। ये भी आप लिख लीजिए, चेमा युंग दुंग, चेमा युंग दुंग ग्लेशियर। तो चाहे कोई भी आपको नाम मिले, आपको तीनों पता होना चाहिए। सिन का बाब ग्लेशियर से, फिर आपका बोखर चू ग्लेशियर या चेमा युंग दुंग ग्लेशियर। अब आप बता दोगे? ठीक है। अगली नदी आपकी जो है सिंधु के बाद झेलम। झेलम नदी को आप आगे डाल दीजिए। झेलम कहां से निकलती है? तो आप लिखेंगे जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील के समीप भेरी नाग झील से निकलती है झेलम नदी। आप यहां पे लिखेंगे, दिख रहा है ना? ठीक है। तो झेलम, झेलम कहां से निकलती है? आपकी शेषनाग के समीप, शेषनाग के पास भेरी नाग, भेरी नाग झील से, शेषनाग के समीप भेरी नाग झील से। आपको ये दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, तो शेषनाग के समीप भेरी नाग झील से ये नदी निकलती है। कौन सी? ये वाली आपकी रही झेलम नदी। ठीक, तो आपने देखा हम लोग दो चीजें डिस्कस कर चुके हैं। सिंधु के बारे में डिस्कस कर लिए, ये कहां से निकल रही है। इसके बाद आपने देखा झेलम नदी ये कहां से निकल रही है। ये आप देख पा रहे हैं, झेलम नदी यहां से निकल रही है, भेरी नाग झील से निकलती है, और इसी के नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो थी श्रीनगर, ये इसी पर स्थित है, श्रीनगर पर ही। इसके बाद आप देखोगे इसी नदी पर ही ये नदी बाद में कहा वूलर झील में प्रवेश कर जाती है। ये नदी वूलर झील, और फिर आगे बहती है। अभी आगे इसके बारे में बताना है। तो झेलम नदी हो गया। मैं तीसरी इधर लिखता हूं क्योंकि नीचे हो सकता दिखे ना आपको। तीसरा जो है आपकी नदी झेलम के बाद चिनाब। चिनाब कहां से निकलती है? चिनाब हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा से निकलती है। लिख लीजिए आप,
बारालाचला, बारालाचला दर्रा से निकलती है आपकी कौन सी नदी? चिनाब नदी। इसके बाद चौथी आपकी जो नदी है, चौथी नदी कहां से निकलती है? आपकी जो है रावी और व्यास। चौथी है रावी प्लस व्यास, दोनों ही नदियां रोहतांग दर्रे से निकलती हैं, रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। पांचवी आपकी जो सतलज, सतलज कहां से निकलती है? सतलज निकलती है राकसताल से, राकसताल या राक्षसताल जो है आपका मानसरोवर झील के पास यहाँ पे पड़ता है, तो यहीं से निकलती है राकसताल से। आप ये देख पा रहे हैं, ये तो सारी नदियों के उद्गम स्थल हो गए आपके। सिंधु को मैं रिपीट कराता हूं तुरंत। सिंधु कहां से निकलती है? चेमायुंगदुंग ग्लेशियर या सिनकाबाब ग्लेशियर, या आपका तीसरा नाम जो है बोखरचू ग्लेशियर। ठीक। झेलम कहां से निकलती है? भेरीनाग झील से। तीसरी चिनाब कहां से निकलती है? चिनाब निकलती है बारालाचला दर्रे से। रावी और ब्यास कहां से निकलती है? ये आपकी निकलती है रोहतांग दर्रे से। इसके बाद सतलज कहां से निकलती है? राकसताल से। हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ करता हूं, आगे की बात कराता हूं। अब एक एक नदी के बारे में आपको पढ़ना है, तो आप हेडिंग डाल दें सिंधु, सिंधु डाल दीजिए और हेडिंग। अब हम लोग आगे बात करेंगे, तो लिखिए आप सिंधु नदी चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि मानसरोवर झील के पास स्थित है। आपने लिख लिया होगा, सिंधु नदी चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि मानसरोवर झील के पास तिब्बत के पठार में स्थित है। यह भारत में प्रवेश करती है, आप लिख लीजिए, यह भारत में प्रवेश करती है तो भारत में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होते हुए प्रवाहित होती है। आप ये देख पा रहे हैं, ऊपर वाली लद्दाख है, नीचे वाली जास्कर है। लिख लिया, लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य होते हुए प्रवाहित होती है। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो भारत में दाहिने तट पर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी, ऐसे लिखिए, सिंधु की एकमात्र दाहिने तट पर मिलने वाली भारत की सहायक नदी श्योक काराकोरम दर्रे के पास से निकलती है। आपने लिख लिया, ये नदी जो है ये है आपकी श्योक नदी, ये काराकोरम दर्रे के पास से निकलती है और सिंधु के दाहिने तट पर मिलने वाली भारत की एकमात्र नदी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे लिखेंगे, जो लद्दाख का लेह जिला है, लेह सिंधु के दाहिने तट पर स्थित है। आप ये देख पा रहे हैं, ये नदी बह रही है, तो ये कोई चीज बहेगी, अब ऐसे आप बहोगे तो आपका राइट ये हो जाएगा ना, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ये जिला है, ये आपका लद्दाख है, लद्दाख का लेह है, लेह जो है सिंधु के दाहिने तट पर है। और अगर पूछे लद्दाख श्रेणी के किस तट पर है, लद्दाख श्रेणी के बाएं तरफ है, लद्दाख जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, इसके बाएं तरफ है, लेकिन आपका जो पड़ता है सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। ठीक, आगे लिखिए, सिंधु नदी गिलगिट के समीप बाल्टिस्तान या गिलगिट आप लिखिएगा, गिलगिट के समीप एक आई आकार की घाटी बनाती है या सिंधु गार्ज बनाती है। सिंधु नदी गिलगिट के समीप सिंधु गार्ज बनाती है और वहीं से यू टर्न लेते हुए दक्षिण की ओर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इतनी बात सिंधु नदी के बारे में आप लिख चुके हैं। ठीक, अगली नदी के बारे में आप लिखेंगे। अगली नदी क्या है? अगली नदी आप डाल दें झेलम। ठीक, झेलम के बारे में आप लिखिए, झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम भेरीनाग झील से होता है, जम्मू कश्मीर में भेरीनाग झील से, भेरीनाग। झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में भेरीनाग झील से होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है आपकी भेरीनाग झील। ठीक,
ये वेरीनाग झील से होता है और यह अपने पश्चिम की ओर बहते हुए जो है वूलर झील में प्रवेश कर जाती है, वूलर झील में प्रवेश कर जाती है। लिख लिया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर इसी झेलम नदी के तट पर स्थित है, यह भी बात आप लिख लीजिए। इसके बाद जो है आपकी वूलर झील में प्रवेश कर जाती है और वूलर झील आपको पता है गोखुर झील का उदाहरण है, ये पीछे बताया है क्या होती है गोखुर झील, पीछे की वीडियोस देखिए। इसके बाद जो है श्रीनगर से आगे बढ़ती है जब झेलम नदी, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर पर मुजफ्फराबाद से लेकर आपके मलांग तक, मुजफ्फराबाद से लेकर मलांग, मुजफ्फराबाद से मलांग, ये वाली जगह, ये मुजफ्फराबाद से लेकर मलांग तक भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रहती है, भारत पाकिस्तान सीमा पर मुजफ्फराबाद से लेकर के मलांग तक भारत पाकिस्तान सीमा पर बहती है। इसके बाद चौथी बात आप अगली लिखेंगे, जो भी बात है चौथी है, पांचवी है, क्या है अगली बात लिखिए। यह कश्मीर घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक नौका गम्य क्षेत्र में बहती है। अनंतनाग से बारामूला तक विसर्पण करते हुए नौका गम्य है, अर्थात यहां पर ज्यादा ढाल नहीं है, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे नौका उका गम्य होता है, यहाँ पे व्यापार आसानी से हो जाता है, यहाँ पर नावें आती जाती रहती हैं, नावों पर सब्जियों की खेती, फलों की खेती हो जाती है। बहुत ही अच्छी जगह है, मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र जहाँ पर होता है वहाँ पे उपजाऊ भी होता है और बहुत ही लाभदायक भी होता है, हर चीज के लिए सुगम होता है। यहाँ पर आप यातायात बना सकते हैं, तो यहाँ पर यातायात क्या है, नावों के द्वारा व्यापार होता है भारत और पाकिस्तान में, समझ गए आप, ठीक है, आपने लिख लिया। इसके बाद ये क्या होता है, ये आपके पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में एक जगह है जिसका नाम लिखा है आपका झंग, ये लिखा है आप ये देख पा रहे हैं झंग के पास पहुंच जाती है और झंग के पास पहुंचने के बाद चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक, आप ये देख पा रहे हैं। आगे देखिए, झेलम के बाद हम लोग अगली नदी के बाद बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चिनाब नहीं सॉरी रावी। ठीक, रावी नदी से मिल जाती है झंग के पास। अगली नदी है, आप हेडिंग डाल दीजिए चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में आप लिखेंगे, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, आपने लिख लिया। अब रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद दूसरी बात लिखिए, यह सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितनी है आप लिख लीजिए 1180 किलोमीटर। चिनाब की बात कर रहा हूं, 1180 किलोमीटर चिनाब। ठीक, चिनाब की लंबाई कितनी है 1180 किलोमीटर इन इंडिया, भारत के अंदर इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है और यह भी बाएं तट पर मिलती है। आपने लिखा चिनाब नदी कहां से निकलती है, बारालाचला दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से नहीं, बारालाचला दर्रे से। चिनाब कहां से निकल रही है, बारालाचला दर्रे से निकलती है। और इसके बाद आगे आप लिखोगे, चिनाब के बाद जो है आपकी अगली नदी आ जाती है रावी। देखिए रावी और व्यास दोनों को एक साथ लिख लीजिए, रावी और व्यास, रावी प्लस व्यास, रावी प्लस व्यास, ये दोनों ही व्यास कुंड से निकलती हैं। व्यास कुंड कहां है, यही रोहतांग दर्रे पर ही है आपका, तो यहां पर से रावी और व्यास दोनों ही एक साथ निकलती हैं। ठीक है, तो रावी का पुराना नाम आप बताएंगे, पुरुषड़ी नदी। आप जब प्राचीन भारत पढ़ोगे रावी लिख लीजिए, रावी का पुराना नाम है पुरुषड़ी या
इरावती। वेदों में इसका नाम मिला है पुरुषड़ी या इरावती नदी। आप ये लिख सकते हैं इरावती या पुरुषड़ी नदी किसका है? रावी का है। ठीक, रावी का है। और व्यास का पुराना नाम क्या है आप कमेंट करके बताएंगे। मैं एक नाम और बताता हूं। अच्छा, झेलम। झेलम का पुराना नाम क्या है? ये भी आपने पढ़ा होगा। ये जो पहले बताया रावी, रावी या पुरुषड़ी नदी के किनारे दशराग युद्ध हुआ था। जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में, नहीं पढ़ी है मैं पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए। ठीक, तब उसका नाम था पहले पुरुषड़ी या इरावती नदी। हमने आपसे पूछा सवाल व्यास नदी का प्राचीन नाम बताइए। मैं बता रहा हूं झेलम। सिकंदर के बीच में जब युद्ध हुआ था, सिकंदर पोरस के बीच में, वितस्ता का युद्ध कहा जाता था, वितस्ता। तो झेलम का नाम आप लिख सकते हैं। झेलम का पहले नाम था वितस्ता। ठीक, वितस्ता आपने लिख लिया, झेलम का नाम था पहले। ठीक है, चिनाब आपको बता दिया। फिर आपको बताया रावी और व्यास। रावी और व्यास दोनों ही कहां से निकलती हैं? आपके रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। ठीक, रावी आगे बढ़ते हुए चली जाती है और रावी कहां पे? झंग नामक स्थान पर किससे मिल जाती है? आपकी मतलब रावी से मिल जाती है झंग नामक स्थान पर आपसे झेलम। ठीक है, झेलम और रावी दोनों झंग नामक स्थान पर मिल जाती हैं। आपको बात समझ में आ गई? व्यास नदी। अब व्यास की बात कर लेते हैं। तो व्यास नदी भी रोहतांग में व्यास कुंड से ही निकलती है, आपको पता होगा, यही रोहतांग दर्रे के पास में। ये निकलने के बाद ये डायरेक्ट उसमें नहीं मिलती है। कहाँ? ये डायरेक्ट जो है आपकी सिंधु में नहीं मिलने जाती है, ये भारत में ही मिल जाती है। ये भी लिख लीजिए, जो आपकी व्यास नदी है ये पाकिस्तान में भी नहीं प्रवेश करती है डायरेक्ट। समझ गए आप? लिख लीजिए, व्यास नदी स्वतंत्र रूप से पाकिस्तान प्रांत में नहीं प्रवेश करती है। यह पंजाब के हल्के नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। लिख लिया? ठीक है। अगली नदी लिख लीजिए सतलज नदी। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। सतलज नदी के बारे में आप लिखेंगे, सतलज नदी तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। आपने देखा, राकस ताल से निकलती है। तत्पश्चात हिमाचल प्रदेश में सिपकीला गार्ज में जो है, सिपकीला गार्ज बनाती है। आप लिख लीजिए, सिपकीला गार्ज से भारत में प्रवेश करती है। राकस ताल से निकलने के बाद जो है आपके भारत में सिपकीला गार्ज से इंटर कर जाती है। ठीक है, सिपकीला गार्ज से प्रवेश करती है। यह भारत के दो प्रांतों में बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। फिर आगे सतलज नदी जब आगे बढ़ती है तो पंजाब प्रांत में कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी सतलज में आकर के मिल जाती है। आपने देखा है, ये आप देख रहे हैं, ये जगह है जहां पर ये मिल जा रही है। व्यास नदी ऊपर से आ रही है, सतलज नदी ये बह रही है, दोनों का मिलन स्थल यहाँ है। कहां पर? कपूरथला हरिके। लिख लिया आपने? ठीक। इसके बाद यह सतलज नदी आगे जाकर के पाकिस्तान में प्रवेश करती है और यही सतलज नदी ऊपर की चारों बाएं तट की जो नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और खुद सतलज, पांचों को लेकर पंचनद बनाती है और पांचों को जल लेकर के कहां पर जाती है? पाकिस्तान के मिठानकोट में। आप ये देख पा रहे हैं, मिठानकोट है, पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु के बाएं तट पर मिल जाती है। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। देखिए, पाकिस्तान में सिंधु नदी से बाएं तट पर मिल जा रही है आपकी सतलज नदी। आपने लिख लिया। मिठानकोट तो पंजाब में, सॉरी, मिठानकोट पाकिस्तान में है और ये आपका पंचनद जो है ये आपका पंजाब में बनाती है। और पंचनद से मिलने के बाद ये पांचों नदियों का जल लेकर के कौन है? ये है सतलज, ये है आपकी सतलज। ठीक,
सतलज नदी जो है ये यहाँ पे मिल जाती है। सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। अगर आप लिखना चाहें, ये वैसे एक डाटा है, ये आप भी पढ़ सकते हो, 1080 किलोमीटर। जैसे मैंने झेलम का नाम बताया, जैसे मैंने आपका रावी का नाम बताया, एक मैं नाम और बता देता हूं। सतलज नदी का नाम है सतुद्री नदी, कहीं कहीं लिख के आ जाता है सतुद्री, सतुद्री। अब ये सतुद्री नदी है, सतलज नदी। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसके किसके नाम बताएंगे, बताइए। झेलम मैंने बता दिया है, चिनाब, चिनाब का नाम आप बताएंगे। मैं बता देता हूं, चिनाब 2 नदियों से मिलकर बनी हुई है, अब उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। फिर इसके बाद आपका काम है व्यास का नाम बताना है कमेंट में। व्यास का सारे पुराने नाम, व्यास का पुराना नाम, फिर चिनाब का पुराना नाम, इनके पुराने नाम आपको बताने हैं, पुराने नाम, ठीक। ये आपका हो गया। ये अब यहां से थोड़ा सा मैं कुछ इनकी अन्य सहायक नदियों के बारे में बात कर लेता हूं। ये तो 5 महत्वपूर्ण नदियां थी। अब आप लिख लीजिए ऐसे ही रैंडमली, सिंधु के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां, सिंधु के बाएं तट पर मिलने वाली अन्य सहायक नदियां डाल दिया आगे। लिख लीजिए जास्कर, स्यांग, सिगार, गिलगिट। मैं नाम लिख देता हूं, जास्कर, स्यांग, सिगार, गिलगिट, गिलगिट, ठीक। ये किधर मिलती हैं? ये बाएं तट पर मिलती हैं, बाएं तट पर। दाएं तट पर भी कुछ होती हैं, वो भी लिख लीजिए। दाएं तट पर कौन सी मिलती है? दाएं तट पर मिलती है काबुल, कुर्रम, गोयल, काबुल, कुर्रम, गोयल। और आपका काबुल तो आपको पता है गिलगिट के पास आकर के मिल जाती है दाहिने तट से। एक और नदी है श्योक, श्योक को मैं पहले बता चुका हूं, ये भारत के अंदर से मिलती है, दाहिने तट पर एकमात्र नदी है सिंधु की जो दाहिने तट से आकर मिलती है, और वो भी भारत की, ये बताया काराकोरम दर्रे के पास से। ये नदियां हैं बाएं तट पर और दाएं तट पर मिलने वाली, ठीक। बाएं तट पर जास्कर, स्यांग, सिगार, गिलगिट, दाहिने तट पर आपकी काबुल, कुर्रम, गोयल, श्योक। लिख लिया? ये कंप्लीट हो गया आपका सिंधु नदी तंत्र। हाँ, एक चीज और, एक सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में कि सिंधु नदी की जो जितनी सहायक नदियां हैं, ये मेन नदियां भाई सिंधु थी, प्रमुख नदी आप यहां देखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये 6 नदियां थी आपकी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नदियां थी। 1960 ईस्वी में क्या हुआ था? 1960 में समझौता हुआ था, क्योंकि सिंधु के जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। समझौता क्या हुआ? सिंधु जल समझौते के तहत कहा गया, सीधी सी बात है, कोई कठिन काम नहीं है। ये क्रम कैसा है, ये आप क्रम याद रख लीजिए, पश्चिम से पूर्व। मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, देखिए सिंधु, फिर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। फिर से देखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये पश्चिम से पूर्व आ रहा है डायरेक्शन, की नहीं आ रहा है ये कैसे आ रहा है? वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पश्चिम की जो 3 नदियां थी, यानी ये वाली जो 3 नदियां थी, सिंधु, झेलम, चिनाब, इनमें क्या हुआ था? 1960 में जो समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता, इसमें कहा गया कि जो पश्चिम की 3 नदियां हैं, भारत इनके कुल जल का केवल 20% ही प्रयोग करेगा। मैं यहां इंडिया के लिए लिख रहा हूं, सिर्फ
इंडिया जो है कितना लेगा, ओनली 20%। 20%। तो भैया 80% कौन ले रहा है, 80%। 80% आपका पाकिस्तान ले रहा है, ठीक। जब 20% भारत ले रहा है तो 80% पाकिस्तान। और जो बाद की 3 नदियां थी, ये वाली 3 नदियां, रावी, ब्यास, सतलज, इनका भारत 80% ले रहा है तो पाकिस्तान को 20% मिल रहा है। कितना ले रहा है, 80%। तो पाकिस्तान को 20%। यही तय हुआ था कि पश्चिम की 3 नदियों का जल जो है पाकिस्तान लेगा 80% और पूर्व की 3 नदियों का 80% जल भारत लेगा। यह था सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी बारे में अगर 1-2 पॉइंट और लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्र के बाद सबसे लंबी नदी है प्रवाहित होने वाली भारत में। पहला पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत की सबसे लंबी प्रवाहित होने वाली नदी है, भारत में प्रवाहित होने वाली, लिख चुके। दूसरी बात, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु के बारे में लिख देता हूं, 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, भारत में इसकी लंबाई आप बताएंगे? चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, भारत में आप इसकी लंबाई बताएंगे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आई थिंक कुछ नहीं बचा है। अगर कुछ आपको लगता है बचता है, जैसे एक और भी सवाल है आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि जो झेलम नदी है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, इसकी एक सहायक नदी है। सहायक नदी कौन सी है, किशन गंगा। किशन गंगा आपको पता होगा लद्दाख से निकलती है। किशन गंगा जो है इसकी सहायक नदी है झेलम की। और झेलम नदी जो है, झेलम नदी में जो पाकिस्तान में जब जाती है, यही किशन गंगा पाकिस्तान में किस नाम से जानी जाती है, आपको पता है? नहीं पता? किशन गंगा पाकिस्तान में नीलम के नाम से जानी जाती है, नीलम। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनको मैं बता सकता हूं, बट ये आप पढ़ें। किशन गंगा का पाकिस्तान में नाम क्या है, नीलम। किशन गंगा, किशन गंगा का पाकिस्तान में जो नाम है नीलम नदी नाम है। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपके जहन में अगर कोई भी महत्वपूर्ण सवाल उठता है, आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप वहां कमेंट किया करिए। आप देखिए, जब आप वहां कमेंट करते हैं तो इससे मेरे को ये भी हौसला बढ़ता है कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे हमारे साथी जो हैं वो पढ़ते हैं, मोटिवेट होते हैं और उनके लिए ये फ्रूटफुल कंटेंट है। लेकिन जब आपका कमेंट नहीं आता है तो इससे थोड़ा सा निराशा होती है कि क्या मैं कहीं कमी छोड़ रहा हूँ पढ़ाने में, या मुझ में कोई कमी है पढ़ाने में। देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर कुछ सुधार होना चाहिए, आप इस बारे में बताएं, हम उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन आप जब बताओगे तब ना करेंगे, जब बताओगे नहीं तो कैसे हो जाएगा। आपको भी थोड़ा सहयोग करना है। सहयोग इतना करना है, अगर आपको ये हमारा तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, एक काम, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जितने ज़्यादा आप लोगों को जोड़ सकते हैं आप जोड़िए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अभी ये जियोग्राफी जैसे मैं आसान आपको बना रहा हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे आपका पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 के तीनों सब्जेक्ट, चाहे इन्वायरमेंट हो, मैं आपको इसी तरीके से बहुत ही आसान भाषा में और एकदम सुलझी हुई भाषा में आपको समझा दूंगा। आप बस भरोसा करिए और मेरा भी सहयोग करिए। करेंगे आप, उम्मीद है मुझे, और ज़रूर करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।